बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का जो मेरा लेक्चर है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू राइट एन इंग्लिश ऐसे, कि आप ऐसे कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे पेपर में लिखेंगे। और आपको पता है सीएसएस या पीएमएस के एग्जाम्स हों और उनमें डेफिनेटली जो ऐसे राइटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और 100 मार्क्स का ऐसे आता है पेपर के अंदर। तो आज जो है ना मैं इसके कुछ रूल्स और चीज़ें डिस्कस करूंगा, और एक सैंपल के तौर पे आउटलाइन और इंट्रोडक्शन जो है वो भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल कि जब भी हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो एक स्टेप से स्टार्ट होती है। इसी तरह अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट्स का पता होता है, डेफिनेटली वो हमने पढ़े होते हैं। हमें वर्ड्स का पता होता है, उन वर्ड्स के जरिए से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंसेस बेसिकली ऐसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वेल डिफाइंड हों, क्लियर हों, फ्लॉलेस हों, राइट। और उसके बाद सेंटेंसेस जब मिलते हैं तो फिर पैराग्राफ्स बनते हैं, और पैराग्राफ से जो है वो एक ऐसे जो है वो बनता है। यानी ऐसे इज बेसिकली अ कम्बिनेशन ऑफ सेवरल पैराग्राफ्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि हमने पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं, आउटलाइन कैसे बनानी है, और ऐसे को किस तरह हमने हैंडल करना है। अच्छा, इंग्लिश ऐसे जो है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। कोई भी ऐसे हो, किसी भी टाइप का ऐसे हो, तो उसमें इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है, और कंक्लूजन होता है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं ये बात डिस्कस करना कि हमने जो ऐसे लिखना है उसमें हमने जो पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ कैसे लिखना है। यानी जो पैराग्राफ्स हम लिखेंगे उन पैराग्राफ्स में क्या चीजें होनी चाहिए। तो देखिए, बेसिकली पैराग्राफ इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ वेरियस सेंटेंसेस। तो एक तो चीज आपने याद रखनी है कि एक पैराग्राफ के अंदर मिनिमम 8 सेंटेंस होते हैं और मैक्सिमम 14 सेंटेंसेस होते हैं। जब भी आप ऐसे का पैराग्राफ लिखते हैं, एक ऐसे के अंदर कई पैराग्राफ होंगे, उसमें कोई भी जो पैराग्राफ आप लिखेंगे उसमें एटलीस्ट 8 सेंटेंसेस और मैक्सिमम 14 सेंटेंसेस होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे के अंदर जो पैराग्राफ के अंदर, सॉरी, जो सबसे पहला सेंटेंस होगा उसको हम टॉपिक सेंटेंस बोल लेंगे। टॉपिक सेंटेंस या उसको कंट्रोलिंग आइडिया या टॉपिक सेंटेंस कहा जाता है। और इसका एक कंक्लूडिंग सेंटेंस भी होता है। जो पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस होता है उसको हम कंक्लूडिंग सेंटेंस बोलते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि एक पैराग्राफ में एक आइडिया होता है। वन पैराग्राफ वन आइडिया। यानी एक ही पैराग्राफ में आप वेरियस आइडियाज जो है उनको इंडक्ट नहीं कर सकते। एक पैराग्राफ में एक आइडिया जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, चले हम आगे चलते हैं कि व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस। देखिए, टॉपिक सेंटेंस इज बेसिकली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ। ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है, इसमें एक कंट्रोलिंग आइडिया होना चाहिए। ये वो सेंटेंस है जो पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, और ये हर पैराग्राफ की एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है। यानी जो भी पैराग्राफ आपने लिखना है वो इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऐसे है, या आपने मेन बॉडी के पैराग्राफ्स लिखने हैं तो उनके अंदर एक ऐसा सेंटेंस पहले लिखना है जो कि इस पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करवाएगा कि व्हाट वी वांट टू डिस्कस, कि हम उसमें क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसी तरह जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है ना, वो जो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है उसको बाउंस बैक कर रहा होता है। यानी आपका जो टॉपिक सेंटेंस होता है उसी को एक डिफरेंट अंदाज के साथ वो जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो डिस्कस कर रहा होता है एक डिफरेंट अंदाज के साथ। आगे हम देखेंगे इसकी एग्जांपल, जिससे आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी जो मैं ये बात कह रहा हूँ। देखें जी, फॉर एग्जांपल एक ऐसी है करप्शन के ऊपर, तो उसका टॉपिक सेंटेंस हमने पैराग्राफ का लिखा इंट्रोडक्शन में कि करप्शन इज डिस्ट्रॉइंग द होल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अगर ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है तो हमारा जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है इसी आइडिया को बाउंस बाउंस बैक करेगा। तो देखिए, मैंने इसको चेंज किया है लेकिन आइडिया सेम वही है। क्या है कि इन नटशेल पाकिस्तान इकोनॉमी इज डिटीरियोरेटिंग ड्यू टू द मैनस ऑफ करप्शन। सो यहाँ पे आप टॉपिक सेंटेंस देख लें और कंक्लूडिंग सेंटेंस देख लें, यू विल कम टू नो कि जो टॉपिक सेंटेंस है उसी को जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो पैराग्राफ लिखते हुए आपने ये दो चीजों का लाजमी ख्याल रखना है। आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है ऐसे के अंदर हम यूज करते हैं कनेक्टर्स। देखें, ऐसे के अंदर दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसे के अंदर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक ही आइडिया को बार बार आप डिस्कस ना कर रहे हों, ठीक है ना। और एक पैराग्राफ दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, एक आइडिया दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हो।
तो उसके लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं उनको कनेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, सेंटेंसेस पैराग्राफ्स को कनेक्ट करने के लिए, उनमें कोहेरेंस लाने के लिए हम कनेक्टर्स यूज करते हैं। अब ऐसे राइटिंग में बहुत सारे डिफरेंट कनेक्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कनेक्टर्स ऑफ रिजल्ट्स, यानी हमने एक पैराग्राफ जो है, बहुत सारे पैराग्राफ्स में कुछ चीजें डिस्कस की और एंड में हम जो है उसको इसका एक जो है ना कनेक्टर लगा के उसका रिजल्ट लिखना चाहते हैं एक पैराग्राफ के अंदर, सारी चीजों को सम अप करने के लिए। तो फिर हम लिख सकते हैं कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, सम अप, टू सम अप, दस, हेंस, एटसेट्रा। राइट, ये है कनेक्टर ऑफ रिजल्ट्स। सॉरी, इसी तरह होते हैं कनेक्टर ऑफ फॉर कंट्रास्ट, यानी दो कंट्रास्टिंग चीजों को आप डिस्कस कर रहे हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो आपने एक चीज डिस्कस की और उसके ऑपोजिट आप दूसरी डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो दरमियान में आप कनेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं हाउएवर का, ऑन द अदर हैंड, नेवरदलेस, ऑन द कॉन्ट्रेरी, नॉट विथ स्टैंडिंग, अदरवाइज, कन्वर्सली और कंट्रेरिली। तो ये कनेक्टर्स हैं, इनको कनेक्टर्स फॉर कंट्रास्ट कहा जाता है। आगे चलते हैं जी। आगे है जी कनेक्टर्स फॉर टाइम। कनेक्टर्स फॉर टाइम जो है वो टाइम के हवाले से डिस्कशन कर रहे होते हैं। जैसे करंटली, मैं एक पैराग्राफ में डिस्कस करना चाहूँ कि करंटली सिचुएशन इज दिस, अब ये है, ठीक है, पास्ट में ये था तो इन द पास्ट, एट लीस्ट, इमीडिएटली, इवेंचुअली, फाइनली, मीनवाइल, प्रेजेंटली, ये हैं सारे कनेक्टर्स फॉर टाइम जो हम यूज कर सकते हैं। दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हूँ, दो एट्रीब्यूट्स में कंपैरिजन कर रहे हूँ इन द सेम पैराग्राफ, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। आइडिया उसमें सेम ही होगा लेकिन दो चीजों का कंपैरिजन होगा, जैसे सिमिलरली है, इन द सेम वे है, इक्वली है, लाइकवाइज है, कंपैरेबली है। राइट, इसी तरह एक कनेक्टर्स फॉर एडिशन भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने दो फैक्ट्स डिस्कस किए, आप तीसरा भी डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है ना। किसी एक आइडिया को इन्फोर्स करने के लिए आपने दो फैक्ट्स डिस्कस किए और तीसरा आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसमें आप ये वाला कनेक्टर लगा सकते हैं, इन एडिशन टू इट, एडिशनली, फर्दर मोर, मोर ओवर, फर्दर, टू ऐड मोर, बिसाइड्स। राइट, तो ये होते हैं कनेक्टर्स जो ऐसे राइटिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब हम आगे चलते हैं जी, हाउ टू डेवलप अ पैराग्राफ। अच्छा, एक पैराग्राफ बनाते कैसे हैं, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब आपने ऐसे लिखना है तो एक पैराग्राफ कैसे डेवलप करना है। देखिए, जो आप टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे ना, दैट शुड बी रेलिवेंट टू योर टॉपिक। जो भी आपका ऐसे पेपर में आया है, तो आपका जो पहला सेंटेंस है टॉपिक सेंटेंस, वो आपके टॉपिक के मुतल्लिका होना चाहिए। मतलब टॉपिक पढ़ने वाले को ये पता चल जाए कि ये इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रहा है। तो अब आपने जब टॉपिक सेंटेंस लिख लिया, तो अगले जो सेंटेंसेस होंगे पैराग्राफ में, वो आप सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स देंगे उसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। उन सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स के अंदर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स भी डिस्कस कर सकते हैं, आप कोटेशंस भी लिख सकते हैं, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, बुक के रेफरेंसेस भी दे सकते हैं, और इसके अलावा आप अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो है वो भी दे सकते हैं अगर वो टू द पॉइंट और वैलिड है तो। और उसके अलावा जैसे मैंने पहले ही बताया कि पैराग्राफ जो होगा उसमें एटलीस्ट 8 सेंटेंसेस जरूर होंगे, और मैक्सिमम जो है वो आप 14 सेंटेंसेस तक लिख सकते हैं। और ये सारा कुछ लिखने के बाद अगेन जो आपने आखिरी सेंटेंस लिखना है, वो जो आपका टॉपिक सेंटेंस था, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए आखिरी सेंटेंस को, तो उसको हम कंक्लूडिंग सेंटेंस कहेंगे, वो भी आप पैराग्राफ में लाजमी लिखेंगे। देन हम आगे चलते हैं जी, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं पैराग्राफ की, ये आप बहुत याद रखने वाली चीज है। पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, इसमें कंक्लूडिंग सेंटेंस होना चाहिए, पैराग्राफ के अंदर यूनिटी, कनेक्टिविटी और कोहेरेंस होनी चाहिए। ठीक है ना, यूनिटी, कनेक्टिविटी एंड कोहेरेंस, और अगेन वन पैराग्राफ वन आइडिया, एक पैराग्राफ में एक आइडिया की डिस्कशन होनी चाहिए। तो ये हैं जी पैराग्राफ लिखने की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। अगर आप एक पैराग्राफ ठीक लिखते हैं और इन सारे क्राइटेरियन को जो है फुलफिल करते हैं, तो डेफिनेटली आप सारे पैराग्राफ्स ठीक ही लिखेंगे, और फिर आपका ऐसे जो है बड़ा ही बेहतरीन स्ट्रक्चर जो है उसका डेवलप हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखिए जी, रिक्वायरमेंट्स क्या है ऐसे की। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऐसे को देख रहे होते हैं, एवेल्युएट कर रहे होते हैं, अगर उसका कंटेंट स्ट्रांग हो, उसकी फॉर्म जो है वो वीक हो, ठीक है ना, कंटेंट स्ट्रांग है, उसका स्ट्रक्चर वीक है, तो वो अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है ना, ऐसा ऐसे जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर उसका कंटेंट थोड़ा वीक है, उसका स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, तो वो फिर भी एक्सेप्टेबल है। राइट, कंटेंट वीक का मतलब है कि बहुत ज्यादा जो कंटेंट है वो अप टू द डेट, अप टू मार्क नहीं है, अप टू डेटेड नहीं है, लेकिन उसकी फॉर्म जो है वो स्ट्रांग है, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन डिजायरेबल है
कि कंटेंट भी आपका स्ट्रांग हो, उसका जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है ऐसे कि वो भी स्ट्रांग हो। और अगर कंटेंट वीक है, फॉर्म इज वीक है, तो वो अनडिजायरेबल है डेफिनेटली। तो ये आपने फैक्ट्स जो है वो याद रखने हैं। हम आगे चलते हैं। अब ऐसे की ना तीन टाइप्स होती हैं। ऐसे या तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या आर्गुमेंटेटिव हो सकता है, या लिटरेरी ऐसे हो सकता है। देखिए, प्रॉब्लमेटिक ऐसे ऐसा ऐसे होता है जिसमें कोई ना कोई हम इश्यू को डिस्कस करते हैं, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे हमारी यहाँ टेररिज्म का प्रॉब्लम है, एनर्जी क्राइसिस है, पॉवर्टी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, करप्शन है, वाटर क्राइसिस है। तो ये सीएसएस के अंदर ये सिंपलेस्ट एसेस होते हैं, प्रॉब्लमेटिक एसेस। इसमें यूजुअली हम जो है कॉज ऑफ इशू, इम्पैक्ट और उसके सॉल्यूशंस की बात कर रहे होते हैं प्रॉब्लमेटिक ऐसे में। बहरहाल इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं। देखें, आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे इज बेसिकली एक स्टेटमेंट बेस्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, या मैं ये कहूँ क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ और रियलिटी। या ये एक टॉपिक है, इज कॉलोनियल मेंटालिटी इम्पीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपको आर्गुमेंटेशन देनी है। आपने या तो इस व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करना है, या इसको डिनाई करना है, या तो इसकी फेवर में जाना है, या इसके अगेंस्ट आपने जाना है। तो ये बेसिकली इसमें वैलिड, लॉजिकल और रेलिवेंट आर्गुमेंट्स की जरूरत होती है। और आप अपने आप को एक लॉयर कंसीडर कर लेते हैं, जो किसी एक क्लाइंट का जो है लॉयर है, और वो उस क्लाइंट की फेवर के अंदर मुख्तलिफ आर्गुमेंट्स जो है वो कोर्ट रूम के अंदर प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, चलें हम आगे चलते हैं। आगे है लिटरेरी एसेस। बेसिकली लिटरेरी एसेस जो होते हैं ये कोटेशन बेस्ड होते हैं, या किसी राइटर का, किसी अच्छे लिटरेरी जो पर्सनालिटी है उसकी कोई पीस ऑफ राइटिंग में से कोई एक्सट्रैक्ट होता है, जो एक सेंटेंस की फॉर्म में दे दिया जाता है, और उसके ऊपर आपने डिफरेंट एंगल्स में डिस्कशन करनी होती है, उसको एनालाइज करना होता है। तो इसमें ना आपका लिटरेरी टेस्ट होना चाहिए, और जो है ना जो एग्जामिनर का लिटरेरी टेस्ट है उसके उसके और आपके लिटरेरी टेस्ट के दरमियान कॉन्सोनेंस होनी चाहिए, मुताबिकत होनी चाहिए। देन यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन लिटरेरी एसेस। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, फिडेलिटी द नेम ऑफ वुमेन, शेक्सपियर की स्टेटमेंट है। तो ये है लिटरेरी एसेस। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आउटलाइंस के ऊपर। देखें, हाउ टू फैशन एन आउटलाइन। देखिए, आउटलाइन कैसे बनाई जाती है। आउटलाइन बेसिकली एक आउटर इमेज है या स्केलेटन है ऐसे का, और ये हमारी ऐसे का फेस होता है। और ये ऐसे के स्टार्ट में हम लिखते हैं ताकि एग्जामिनर जो है उसको फैसिलिटेट कर सके कि जो राइटर है वो किस डायमेंशन के अंदर उस ऐसे को ले रहा है, और किस तरह से उसको डिस्कस करेगा। अब देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ आउटलाइन। आउटलाइन के स्ट्रक्चर में आमतौर पे हम जो आउटलाइन के अंदर हेडिंग्स बनाते हैं, अगर प्रॉब्लमेटिक ऐसे हो तो एक इंट्रोडक्शन की हेडिंग होगी, फिर एक थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग होगी, फिर कॉजेज की होगी, इम्पैक्ट्स की होगी, सॉल्यूशंस की होगी, और कंक्लूजन की होगी। ये 6 हेडिंग्स जो है किसी भी प्रॉब्लमेटिक ऐसे के अंदर आप लाजमी देते हैं आउटलाइन में। और फिर इसके बाद इनकी सब हेडिंग्स जो है वो नीचे लिखी जाती हैं, राइट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, इसके ऊपर भी हम अभी डिटेल से बात करते हैं, और विद एग्जांपल जो है मैं आपको समझाता हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे लिखते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे के आउटलाइन की। देखें, उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन होगा, थीसिस स्टेटमेंट होगा, यानी ये दोनों स्ट्रक्चर वही, दोनों चीजें वही होंगी जो प्रॉब्लमेटिक ऐसे में है। लेकिन इसके बाद इसमें सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स होंगे, इसमें सॉल्यूशंस होंगे, और कंक्लूजन होगा। इसमें एक चीज और ऐड की जा सकती है, वो ये की जा सकती है कि सपोर्टिंग आर्गुमेंट से पहले आप जो इसकी जो है ना डिसअप्रूवल के अंदर जो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, उनका भी ग्लिम्स जो है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप चूंकि इसका अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप जिस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं उसके आर्गुमेंट्स आपने स्ट्रॉन्ग और ज्यादा देने होते हैं, राइट। ताकि आप जो है आपका जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसी है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही पावरफुल स्ट्रक्चर डेवलप हो। ठीक है ना जी। इसमें अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये जो आउटलाइन हम लिखते हैं ना, यहाँ तो जो आप सब हेडिंग्स देते हैं, यहाँ तो आप कंप्लीट सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं या फ्रेजेस भी लिख सकते हैं। फ्रेज होती है जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है जिसका मीनिंग क्लियर नहीं होता, लेकिन आप आउटलाइन के अंदर फ्रेजेस लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। तो उसके बाद आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे में जो आपने आउटलाइन बनाई होती है, जो फ्रेजेस या सेंटेंसेस लिखे होते हैं, जब आप ऐसे स्टार्ट करेंगे तो वो उस फ्रेज या उस सेंटेंस को आप आगे लॉजिकली जो है वो प्रूफ भी करेंगे। इसके बाद है जी, आउटलाइन बनाने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी।
अब ब्रेनस्टॉर्मिंग एक एक्सरसाइज है कि आपने आउटलाइन बनानी है, तो आप सोचना शुरू करेंगे, रेलिवेंट और इरेलीवेंट पॉइंट्स आपके जहन में आएंगे। ठीक है ना जी। और आप एक रफ पेज लेंगे, उसके ऊपर आप रेलिवेंट और इरेलीवेंट पॉइंट्स को फिल्टर करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना जी। और आप रेलिवेंट पॉइंट्स को सेपरेट कर लेंगे ताकि आप उस आउटलाइन को एक अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें और उसको ब्यूटीफाई कर सकें। अब यहाँ पे अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कोई भी प्रॉब्लमेटिक ऐसे लिख रहे हैं, तो जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो फिर आपने कौन कौन सी चीजों को डिस्कस करना है उस प्रॉब्लम के हवाले से। गवर्नमेंट का क्या रोल है, रिलीजियस एलिमेंट्स किस हद तक इन्वॉल्व हैं, जुडिशरी क्या कर सकती है, क्या रोल है, क्या इस पे इफेक्ट हो सकता है, टेक्नोलॉजी का, पार्लियामेंट का, मीडिया का, इकोनॉमी का, फ्यूडलिज्म का, पॉलिटिकल एलीट्स का, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, प्रॉब्लम का जो है लिंक है नेचुरल रिसोर्स के साथ क्या हो सकता है, एजुकेशनल सिस्टम के साथ क्या हो सकता है, सिविल सोसाइटी के साथ क्या हो सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा कॉमन मैन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और लिटरेरी क्लास के ऊपर इसका क्या हो सकता है इफेक्ट। देखिए, ये वो फैक्टर्स हैं जो हमने जेहन में रखने हैं जब भी किसी प्रॉब्लमेटिक ऐसे की आउटलाइन हमने डेवलप करनी है। तो कोई भी प्रॉब्लमेटिक ऐसे आ जाए तो ये एरियाज जरूर आप जेहन में रखिएगा, क्योंकि इनके हवाले से आपके पास डिटेल्स होती हैं जो आप ऐसे में जो है वो लिख कर उसको एक कनेक्टिविटी दे सकते हैं और आपका ऐसे एक अच्छा स्ट्रक्चर बन सकता है। देन इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आपने देखने हैं, उसमें हिस्ट्री और रिलीजन का हवाले से आपने फैक्टर जहन में रखना है, साइंस, लिटरेचर, ग्रेट पर्सनालिटीज की एग्जांपल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, एथिक्स के हवाले से आपने बातों को जहन में रखना है, सोसाइटी की हवाले से कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, एजुकेशन, करंट सिनारियो और राइज और फॉल ऑफ नेशंस। ठीक है ना। तो आर्गुमेंटेटिव एसेज में इन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए। तो उन इन फैक्टर्स को फिर कोरिलेट किया जाता है आपके आर्गुमेंट्स के साथ। ठीक है। तो ये है आर्गुमेंटेटिव ऐसे की आउटलाइन बनाने का तरीका। इसके बाद थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। देखिए, थीसिस स्टेटमेंट जो है ना, ये बेसिकली एक सेंटेंस या मैक्सिमम दो सेंटेंस पे मुश्तमिल एक स्टेटमेंट होती है जो कि इनफैक्ट आपके पूरे ऐसे का क्रक्स होती है। ठीक है ना। जैसे आप ये कह लें कि आप कोई मूवी देख रहे हैं तो मूवी से पहले आपको ट्रेलर दिखाया जाए तो ट्रेलर जो है उससे आपको पूरी मूवी का एक ग्लिम्स या आइडिया मिल जाता है। तो ये होल ऐसे का इसी तरह थीसिस स्टेटमेंट जस्ट लाइक अ ट्रेलर है। ये आपके पूरे ऐसे को फ्यू लाइंस के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अब मैंने एक आउटलाइन भी यहाँ पे डेवलप की है, और इसके अलावा इंट्रोडक्शन और थीसिस स्टेटमेंट और इसकी आउटलाइन डिटेल से, और इवन मैंने इसका इंट्रोडक्शन भी लिखा है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एंड द ऐसे इज क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ और रियलिटी। राइट। क्लाइमेट चेंज मिथ है या रियलिटी है, ये हमने डिस्कस करना है ये ऐसे। तो इसकी आउटलाइन में हम जाते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में डेफिनेटली हम पहला जो सेंटेंस लिखेंगे वो उसमें हम ये बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी नॉट अ मिथ। राइट। हम स्टैंड करेंगे कि जी इस चीज पे स्टैंड ले रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है इज अ रियलिटी नॉट अ मिथ। अब जरूरी नहीं कि यही सेंटेंस लिखें, आप इसी सेंटेंस को किसी कोटेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई रेलिवेंट कोटेशन मिल जाए तो आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में पहला सेंटेंस ये लिख सकते हैं। अब आप जरा इसकी थीसिस स्टेटमेंट पे गौर कर लें। थीसिस स्टेटमेंट में हमने पूरे ऐसे का ग्लिम्स देना है, तो इसमें ये देखें, क्लाइमेट चेंज इज अ साउंड रियलिटी एंड डेंजर सपोर्टेड बाय अनअवॉइडेबल एविडेंसेस एंड इंडिकेटर्स। Now it is indispensable to act promptly and wisely to protect humanity and Earth from complete annihilation. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आप थीसिस स्टेटमेंट पे गौर करें। तो इस थीसिस स्टेटमेंट पढ़ने वाले को ये अंदाजा हो जाएगा कि जो लिखने वाला है उसका स्टांस ना सिर्फ ये है कि ये एक रियलिटी है, बल्कि उसने इसको प्रूव भी करना है अनअवॉइडेबल एविडेंसेस और इंडिकेटर्स के साथ। और उसके बाद उसने उसकी सजेशंस भी देनी है, क्योंकि इसी थीसिस स्टेटमेंट में लिखने वाला ये लिख रहा है कि इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसके इम्पैक्ट्स बहुत ग्रूसम हो सकते हैं। सो दिस थीसिस स्टेटमेंट इज बेसिकली गिविंग अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे, एक पूरा ग्लिम्स, एक पूरा आइडिया जो है वो ऐसे के बारे में दे रही है। इसको हम थीसिस स्टेटमेंट बोलेंगे। इसी तरह हर ऐसे के अंदर थीसिस स्टेटमेंट ऐसी ही होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। देखें, अब इसमें मैं आउटलाइन चूंकि मैंने स्टार्ट कर दी हुई है, इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद मैंने लिखा जो है वो थीसिस स्टेटमेंट, देन सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स। ये यहाँ पे मैंने जो आउटलाइन बनाई है
ये ऑलमोस्ट मैंने सेंटेंसेस ही लिखे हैं, तो फ्रेजेस की बजाय सेंटेंसेस। अब इसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि मैं स्टैंड ले रहा हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक रियलिटी है, इट्स नॉट अ मिथ। तो उसके आर्गुमेंट्स में दे रहा हूँ, वो पहला आर्गुमेंट मैं क्या दे रहा हूँ कि ग्रीन हाउस गैस इंडेक्स इज इंक्रीजिंग आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी ग्रीन हाउस गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बढ़ रही है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए मैं डेफिनेटली फैक्ट्स एंड फिगर्स भी डिस्कस करूंगा, और उसकी वजह भी डिस्कस करूंगा पैराग्राफ के अंदर कि ये क्यों बढ़ रही है। इसके अलावा दूसरी है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो राइजिंग। इसमें अलहदा से एक मैंने पॉइंट दिया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस, मेन कल्प्रिट ऑफ द फिनोमेना, राइट? एंड यू कैन separately discuss it with facts and figures and the main irritants relevant to the carbon dioxide, right? इसके बाद तीसरा जो आर्गुमेंट मैं दे रहा हूँ कि ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, राइट? तो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर का बढ़ना ये भी एक हमारा सपोर्टिंग आर्गुमेंट है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक मिथ नहीं है, एक रियलिटी है। ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, हिमालयन ग्लेशियर्स जो है वो टिल एंड ऑफ दिस सेंचुरी डिसअपियर हो जाएंगे, ये भी हमारा एक्सपोर्टिंग आर्गुमेंट है। ठीक है, इसके बाद है कि जो वर्ड है वो फूड क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, रेन पैटर्न चेंज हो रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेटिक वेरिएशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और फूड क्राइसिस और फूड की प्रोडक्शन में कमी आना, तो ये भी एक्सपोर्टिंग आर्गुमेंट हो जाएगा। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऐसे के अंदर विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड आर्गुमेंट फर्दर। डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज कर रही है, डेजर्ट एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। ये भी एक्सपोर्ट कर रहा है कि जी क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ, इज अ रियलिटी नॉट अ मिथ। सिमिलरली हमारा एक और आर्गुमेंट है कि आर्कटिक सी आइस एक्सटेंट इज श्रिंकिंग ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस पैक्स। तो ये जो हमारा आर्गुमेंट है ये भी क्लाइमेट चेंज को डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं, और इनको हम पैराग्राफ्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। इनके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स अटैच करेंगे, ऑब्जर्वेशंस जो हमने की हैं, जो हमने आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, जो हमारा बैकग्राउंड नॉलेज है, इसके साथ अटैच करेंगे। देन और भी इसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स हैं, जैसे द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट, साइक्लोन्स, फ्लड्स, earthquakes एंड अदर डिजास्टर्स आर आल्सो एनहांसिंग। सो ये जो है ये भी एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट है। ये क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही, क्लाइमेट चेंज के साथ ही ये सारी चीज़ें लिंक कर रही हैं। ओशन एसिडिफिकेशन जो है ये भी एक एविडेंस देती है हमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से। ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब है कि ओशंस की पीएच का कम होना, और ये हो रही है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो इंक्रीज कर रही है एयर में। अच्छा, इसी तरह क्लाइमेट चेंज जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज कर रही है, स्किन एलर्जीज, अटैक्स आ रहे हैं पेस्ट्स के बार बार, तो ये भी एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट है। एयर पोल्यूशन, स्मोग, एसिड डेपोजिशन, ये सब जो है इंक्रीज हो रहे हैं क्लाइमेटिक वेरिएशन की वजह से। तो ये बेसिकली समझ लें कि ये भी सपोर्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज को। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसे फैक्टर्स को जन्म दे रही है, नर्चर कर रही है, जो कि डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स हैं, जिनसे डिजीजेस बढ़ेंगी और नेचुरल रिसोर्स की डिप्लीशन होती जा रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। तो ये जितने आर्गुमेंट्स हैं इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉजिकली, लेकिन आउटलाइन के अंदर हम जस्ट एक लाइन लिखेंगे और फिर अब ऐसे लिखेंगे तो हम इन आर्गुमेंट्स को सपोर्टिंग एविडेंस देंगे, साथ में फैक्ट्स भी देंगे, और इसके साथ जो है वो ऑब्जर्वेशंस अपनी देंगे। तो ये हमारे पास एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंटेटिव किस्म की एक हमारी ऐसे की स्ट्रक्चर डेवलप होगी। इसके बाद देखें, हमने डिनाइंग आर्गुमेंट्स को भी मैंने कहा था, इसमें आप आउटलाइन में ले सकते हैं। जो इसको मिथ कहते हैं उनके भी कुछ ये आर्गुमेंट्स हैं। क्लाइमेट चेंज ऑन अर्थ आर नेचुरल, वो कहते हैं जी क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल फिनोमिना है। सिमिलरली दुनिया जो है वो आइस एज की तरफ जा रही है, क्योंकि पहले आइस एज से जो है वो हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ आए हैं। देन अगेन वी कैन गो टूवर्ड्स आइस एजेस। इसी तरह अर्थ के वोल्केनोज के हवाले से कुछ आर्गुमेंट्स वो दिए जाते हैं कि जुरासिक पीरियड में वोल्केनिक एक्टिविटीज ज़्यादा थी, ठीक है ना? तो ठीक है ना, लेकिन उसके बाद अब तो वोल्केनिक एक्टिविटीज नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दैट जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये है कि 1940s जो है ना, उन्होंने वार्मर वार्मर डेकेड है, हालांकि उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एयर में लो थी। तो ये वो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं जो इसको डिनाई करते हैं कि एक रियलिटी है। ये कहा जाता है कि ये मिथ है, ये लेकिन ये जो आर्गुमेंट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स नहीं हैं, ठीक है ना? और बहुत सारे जो प्रिवेलिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं,
वो इनको नलीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आर्गुमेंट्स हमने दे के बाद में इनको नलीफाई भी करना है। इसके बाद अगली जो हेडिंग हम देंगे आउटलाइन के अंदर, स्टिमुलेंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब ये हमने सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स दिए, तो फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि आर्गुमेंट्स ये मजीद सपोर्ट करेगी कि क्यों क्लाइमेट चेंज में इजाफा हुआ है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज के स्टिमुलेंट्स कौन कौन से हैं, क्लाइमेट चेंज किस वजह से हुई है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं हुई है तो क्यों हुई है। उसमें फिर हम ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज बढ़ रही है उस पर बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज में इजाफा हुआ है और उसका इम्पैक्ट आ रहा है हमारे क्लाइमेट के ऊपर, इस पे बात करेंगे। ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो हैं वो इंड्यूस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के फिनोमेना को, ये भी एक स्टिमुलेंट बन जाएगा। रैपिड अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन एक स्टिमुलेंट बन जाएगी। ओवर कल्टीवेशन हमारी फूड डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो हो रही है वो एक स्टिमुलेंट बन जाएगा। वोल्केनिक इरप्शन और सन स्पॉट ये एक नेचुरल या जिसको हम कहते हैं ड्राइवर, नेचुरल ड्राइवर बन जाएगा या स्टिमुलेंट बन जाएगा। तो ये ड्राइवर्स हैं या स्टिमुलेंट्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं कि जी ये ऐसा हुआ है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आई है। अब एक और हमारा जो आर्गुमेंट होगा वो ये होगा कि डेफिनेटली एक फैक्ट है, इसलिए ग्लोबल और नेशनल एफर्ट्स हो रही हैं इसको काउंटर करने के लिए। ये हमारी हेडिंग होगी आउटलाइन में। इसमें जितनी एफर्ट्स हो रही हैं उनको हम डेफिनेटली उनका यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे आउटलाइन में जस्ट। और फिर उसके बाद जब हम बाद में इसको ऐसे में लिखेंगे तो हम इसको एक पैराग्राफ के अंदर जो है वो सम अप कर देंगे इन सारे एफर्ट्स को जो हो रही हैं, जिसमें यूएनएफ ट्रिपल सी की हम बात करेंगे। ये ट्रिपल सी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक सी जरा मिस हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट है, एसडीजीज हैं, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी पाकिस्तान की है, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2021-2 है। ये बेसिकली केस स्टडीज में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे में पाकिस्तान को नहीं डिस्कस किया गया। ये इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं जो पहली चार हैं, और आखिरी दो जो हैं वो नेशनल एफर्ट्स हैं, लेकिन इनको केस स्टडी के तौर पे हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो ये ग्लोबल और नेशनल एफर्ट्स हैं जो हो रही हैं। इसके बाद हम लास्ट में जाते हैं तो वैल्यूएबल सजेशंस आ जाएंगी कि इस ये चूंकि फैक्ट है और ये रियलिटी है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करें, वे फॉरवर्ड इसको कह लें आप, रिसाइकलिंग करें वेस्ट की, ड्रॉट्स टॉलरेंट क्रॉप्स इस्तेमाल करें, ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, ठीक है ना, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चरिंग के मेथड्स डेवलप करें, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व करें, वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी सेविंग डिवाइसेस यूज करें। और लास्ट में आप इसके कंक्लूजन पे जाएंगे, कंक्लूजन की हेडिंग देंगे। तो ये मैंने आउटलाइन आपको एक बड़ी कंप्रीहेंसिव डेवलप करके दिखाई है, जो कि इवन अगर ऐसे आ जाता है आपका पेपर में, आप यही आउटलाइन लिखकर इसको एक्सप्लेन करके एक बहुत ही अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ उसका बताता हूँ जो मैंने बनाया है, तो उसको हम पढ़ते हैं लास्ट में। देखें, अब वो पढ़ने से पहले रूल्स कुछ देख लें ऐसे कि वो इसको सम अप कर लेते हैं कि आपने टॉपिक को डायरेक्टली हिट करना है, इधर उधर की बात नहीं करनी। आपने टॉपिक को डिफाइन नहीं करना, उसको डिस्कस करना है, राइट। डेफिनेशन की तरफ नहीं चले जाना कि जैसे क्लाइमेट चेंज की आप डेफिनेशन लिखना शुरू कर दें, ठीक है ना। वो आपने उसको डिस्कस करना है। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, डिस्कशन करनी है, ठीक है ना, अटेम्प्ट करना है। इसमें देखें, चीज याद रखें, ऐसे जो है वो करंट अफेयर का पेपर नहीं होता। असल में ये एग्जामिनर ये जज करना चाह रहा होता है कि आपके आइडियाज, आपकी क्रिएटिविटी, आपका नॉलेज और आपकी लैंग्वेज कैसी है। तो आपने इन चार चीज़ों का ख्याल रखना है। इसी तरह सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने हैं, आपने लंबे लंबे वर्बोस सेंटेंसेस नहीं लिखने। आपका स्ट्रक्चर बड़ा बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं होने लिखने चाहिए, आपको सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस लिखनी है। और आपकी डेफिनेटली कोहेरेंस होनी चाहिए आइडियाज के अंदर, पैराग्राफ्स के अंदर, और रेलिवेंसी भी होनी चाहिए। इसी तरह, ठीक है जी, आपने बहुत ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को अवॉइड करना है। स्लैंग वर्ड्स यूज नहीं करने, ठीक है ना, अनऑफिशियल वर्ड्स एक्सप्रेस, ठीक है जी, अपने अपना जो आपका आइडिया है उसकी एक्सप्रेशन करनी है, एक्सप्रेस करना है। एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करनी है। किसी भी पर्सन को, पॉलिटिकल पार्टी को आपने कभी भी ना सपोर्ट करना है ना क्रिटिसाइज करना है। आपके आर्गुमेंट्स लॉजिकल होने चाहिए, आपका जो ऐसे है वो रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसे में कोई भी कभी भी हेडिंग नहीं लिखनी, वन पैराग्राफ में वन आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। और इस ऐसे के अंदर इस तरह के वर्ड इस्तेमाल नहीं करने के, आई, वी, अस, मी, एटसेट्रा, ये वर्ड्स जो हैं वो आप यूज नहीं करेंगे। तो ये हैं की रूल्स हैं ऐसे के जो मैंने सम अप किए हैं आप लोगों के लिए। अब हम मैं आपको लास्ट में
जो है कंक्लूजन ऑफ एन ऐसे कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताता हूँ, और फिर एक इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने जो लिखी है ऐसे की वो पैराग्राफ पढ़ता हूँ आपके साथ। अच्छा, इसमें देखें जो आपका कंक्लूजन होता है वो जनरल ग्राउंड्स पे होना चाहिए, उसमें भी 15 से 18 सेंटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है ना जी। इसके कंक्लूजन में आपने ये जरूर डिस्कस करनी है कि ये जो इशू है इसको ओवरकम करना क्यों जरूरी है, वेकअप कॉल भी देनी है, होप देनी है, ठीक है ना। इसमें कोई नया आइडिया डिस्कस नहीं करना, जो भी पीछे लिखा जा चुका है उसको कंक्लूड करना है, ठीक है ना जी। तो ये भी पूरे ऐसे की एक पिक्चर देगा जैसे आपने थीसिस स्टेटमेंट में दी थी, और इसको भी एक पैराग्राफ के अंदर जो है वो लिखेंगे, राइट। तो कंक्लूजन जो है वो एक पैराग्राफ में आप लिखेंगे, ठीक है। ये है जी कंक्लूजन के रूल्स। देन अब हम चलते हैं एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो मैंने डेवलप किया क्लाइमेट चेंज के हवाले से। अब देखिए मैं ये सेंटेंस इसलिए पढ़ूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। We are the first generation to feel the sting of climate change, and we are the last generation that can do something about it. This sentence definitely indicates कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ये एक रियलिटी है, ये मिथ नहीं है। क्लाइमेट चेंज इज अ साउंड रियलिटी एंड नॉट अ मिथ। डेफिनेटली इसको मैंने रेप्लिकेट किया और मैंने ये लिख भी दिया कि ये एक साउंड रियलिटी है, मिथ नहीं है। द डेंजर ऑफ, देखिए पहला सेंटेंस पढ़ के ये रीडर जो है उसको ये पता चल जाएगा कि क्लाइमेट चेंज को एक बहुत बड़ा थ्रेट कंसिडर कर रहा है, एक रियलिटी कंसिडर कर रहा है, ठीक है ना जी। और इसके बारे में ये भी कहना चाह रहा है कि ये हम इसके बारे में कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसको डेफिनेटली ये मिथ नहीं कह रहा है, एक रियलिटी कह रहा है, और आगे जाके मैंने इसको मजीद एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इन्हीं सेंटेंसेस को, ये जो टॉपिक सेंटेंस है, इसको आगे मजीद फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, ऑब्जर्वेशंस के साथ जो है एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। वो ये कहता है, डेंजर ऑफ क्लाइमेट वेरिएशन आर होवरिंग ओवर एंड मेकिंग द अर्थ मोर वुलनरेबल एंड पेरिशेबल, राइट। The critics of climate change presents various evidences, but in-depth analysis reveals the fact that these arguments are hollow and devoid of realistic approach। यानी यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया कि जो मिथ इसको कहते हैं उनके जो आर्गुमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। तो आगे देखें, मैं डिस्कस करूंगा पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन increased increased increase in annual greenhouse gas index is a true indicator of climate change। यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो ग्रीन हाउस गैसेज में इजाफा हुआ है वो एक ट्रू इंडिकेटर है। और दूसरे एविडेंसेस भी मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है, इसके लिए मैंने ये जो है वो जो है पंक्चुएशन यूज की है कि इंक्रीज इन ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर, ओशन एसिडिफिकेशन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, डिक्रीज इन आर्कटिक सी आइस एक्सटेंट, राइज इन सी लेवल एंड upsurge in droughts and cyclones are unavoidable realities to support the gravity of climate change। So you can observe here कि इस इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने एक पूरे ऐसे का इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। पहले मैंने बताया है कि ये वाकई एक रियलिटी है, फिर मैंने बताया है कि जो इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट्स देते हैं उनके आर्गुमेंट्स हॉलो हैं, रियलिस्टिक नहीं है। फिर मैंने बताया है कि कौन कौन सी इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वाकई ही रियलिटी है। और इसके बाद मैं इसके मजीद इस पे बात करूंगा। तो डे बाय डे चेंजिंग पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन, एवर इंक्रीजिंग डेजर्टिफिकेशन, डिसरप्शन इन वाटर साइकिल एंड इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ डिजास्टर्स आर सम ग्रूसम इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट वेरिएशंस, राइट। यहाँ पे मैंने इफेक्ट्स भी डिस्कस कर दिए। इसके बाद देखिए मैं फर्दर डिस्कस करूंगा। अब इसी पैराग्राफ के अंदर मैं सॉल्यूशंस की तरफ भी आऊंगा कि ग्लोबल एफर्ट्स एंड एग्रीमेंट्स कंक्लूडेड टिल डेट आर इनसफिशिएंट टू मीट दिस चैलेंज एफिशिएंटली या इफेक्टिवली, राइट। तो अब वो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेंसिटिव अडाप्टेशन एंड प्रैक्टिकेबल मिटिगेशंस आर नीड ऑफ द आर। यानी इसको सॉल्व करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए हमें अडाप्टेशंस भी करनी होंगी और मिटिगेशंस भी। अब ये लास्ट सेंटेंस आप देखें तो ये बिल्कुल पहले जो टॉपिक सेंटेंस है उसको बाउंस बैक करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ट्रूली क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी नॉट अ मिथ, and mankind must act promptly and perspicaciously to save itself, ठीक है, itself and this planet from extermination। देखिए सेम वो आइडिया है जो पहले सेंटेंस में मैंने लिखा था, और ये लास्ट में मैंने उसको रिफ्लेक्ट किया है, रेप्लिकेट किया है विद डिफरेंट स्टाइल, राइट। तो ये देखें, ये होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, और इसी तरह ही आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट माय लेक्चर रिगार्डिंग ऐसे राइटिंग। तो ऐसे राइटिंग के हवाले से आप इसको जब सुनेंगे, इसके अलावा अगर आप
मुझसे वन ऑन वन डिस्कशन करना चाह रहे हैं, एवेल्यूएशन करवाना चाह रहे हैं, तो ये डिटेल्स लिखी हुई हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप जो है वो मुझसे वन ऑन वन जो है वो डिस्कशन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई एम थैंकफुल दैट यू लिसन द होल लेक्चर अटेंटिवली। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आपको जो अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं वो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।